हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इन्हीं जब देश का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे क्या क्या चुनौतियां आई थी उसको हमें समझना है। आप यहाँ पे बुक का नाम दे सकते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। इन्हीं जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे किस प्रकार से राजनीति होती थी उसके बारे में समझना है। आप सभी जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ। एक तरफ बना पाकिस्तान, एक तरफ बना हिंदुस्तान। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों यहाँ पे कि भारत की आज़ादी हुई पार्टीशन के साथ हुआ, बंटवारे के साथ हुआ। उस टाइम पे बहुत सारे रजवाड़े शासन थे जिनको जो है विलय करना था। अब वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार चाहे पाकिस्तान में जाना चाहते थे चाहे भारत में जाना चाहते थे। उस टाइम पे जो है उनके ऊपर डिपेंड था कि वो किस तरफ जाना चाहते थे। बहुत सारी समस्याएं आई थी, उसी को हमें समझना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सिक्किम के भारत में विलय होने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन्हीं जब देश आज़ाद हुआ 47 में तो सिक्किम जो है भारत का हिस्सा नहीं था, मतलब भारत में विलय नहीं हुआ था। अब यहाँ पे भारत जब आज़ाद हो गया तब उसके बाद सिक्किम का विलय हुआ। तो अब सवाल ये है कि सिक्किम विलय क्यों नहीं हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न था, फिर बाद में जब विलय हुआ तो कब हुआ, विलय का मतलब शामिल हुआ, तो हमें इस बात को समझना है। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं कि सिक्किम भारत में जब विलय हुआ तो उसके बारे में क्या टिप्पणी लिख सकते हैं। देखिए 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत में विलय हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा कि जो है सिक्किम भारत में कब विलय हुआ। तो 26 अप्रैल 1975 को विलय हुआ। अब यहाँ पे कुछ और डेट हैं, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला। देखिए विलय भारत में तो हो गया था 26 अप्रैल 1975 को, लेकिन 22वां जो राज्य बना, जो 22वां राज्य का दर्जा मिला, वो कब मिला? 26 मई 1975 को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे दो डेट आपके सामने है। पहला कि भारत में शामिल तो हो गया था सिक्किम, लेकिन उसे राज्य का दर्जा नहीं मिला था। राज्य का दर्जा कब मिला? तब जवाब होगा 16 मई 1975 को। ठीक है, इस टाइम पे जो है बात करें तो देखिए 15 मई 1975 को, यहाँ पे डबल लिखा गया है गलती से। यहाँ पे जो है 25 मई 1975 को राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी उस टाइम पे राष्ट्रपति जो थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब ये है कि यहाँ पे जो है फ़खरुद्दीन अली ने जो है साइन किया था और ये बिल पास हो गया था कि भारत में सिक्किम अब विलय होगा। ठीक है, कब पारित हुआ, तो मतलब कब साइन किया था उन्होंने? 15 मई 1975 को। ठीक है, 15 मई 1975 को शामिल किया था। इसके बाद जो है 16 मई 1975 को भारत को 22वां राज्य मिला, किसके रूप में? सिक्किम के रूप में। ये पूरी कहानी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें उस टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री थी और इन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों को देश में मिलाने का फैसला किया था। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि भारत में सिक्किम विलय क्या हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है 2-3 पॉइंट। पहला ये है कि विलय हुआ था 26 अप्रैल 1975 को, लेकिन 16 मई 1975 को भारत को 22वां राज्य मिला सिक्किम के रूप में। ठीक है, और राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है जो साइन किए थे वो 15 मई 1975 को साइन किए थे। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने पूरे जो उत्तर पूर्व के राज्य थे इनको शामिल करने का प्लान बनाया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन कराऊँ तो आप इस प्रकार से आप दे सकते हैं भारत का जो सिचुएशन है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो जो आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप सभी देखे होंगे, ये है भारत का सिक्किम। ठीक है, तो इस सिक्किम को जो है इस प्रकार से भारत में मिलाया गया। तो कब मिलाया गया आपके सामने सारा डेट मैंने बता दिया है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ही अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, देसी रियासतों के विलय पर टिप्पणी लिखिए। देसी रियासत का मतलब वही जो रजवाड़े शासन थे। भारत में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे देसी रियासतें थी, कुछ बड़ी बड़ी रियासतें थी, रजवाड़े शासन हुआ करते थे। ठीक है, तो वही देसी रियासतों को विलय पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, अथवा करके इसी सवाल को पूछा गया है कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए, आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है।
ठीक है। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत को एकता मतलब एक करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसी के बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है। तो क्या लिख सकते हैं आंसर में? देखिए ज़रा, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। आपके जानकारी के मुताबिक बता दें कि भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ये पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, अब यहाँ से लद्दाख हो गया है और ये जम्मू कश्मीर हो गया है। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया है, ठीक है, और ये हो गया है लद्दाख। अब ये जो है कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा सरदार पटेल की जयंती जब मनाई जाती है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था इन्हीं के जयंती पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर लिखा गया है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ठीक है। 1931 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बाद क्या हुआ? स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में वह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। तो यहाँ से एक बढ़िया सा सवाल बन जाएगा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाब होगा सरदार पटेल थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिखना है। सरदार पटेल लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। भारत को मौजूदा स्वरूप दिया था, जिसमें जूनागढ़ को ज़बरदस्त प्रयासों के कारण भारत में विलय किया था। जो जूनागढ़ है ये गुजरात में पड़ता है। कुछ इस प्रकार से गुजरात का जो नक्शा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और जो जूनागढ़ है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे जूनागढ़ है। इस जूनागढ़ को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी इनको भारत में विलय करने के लिए, क्योंकि जूनागढ़ जो वहाँ का जो राजा होता था वो भारत में विलय होने से लिए मना कर रहा था। तो इसके कारण जो है सरदार पटेल को जो है भारत में विलय करने के लिए जूनागढ़ को काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जो है प्रयास करने पड़े थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सरदार पटेल जी ने जो है भारत को एकीकरण में बांधा था, और किस प्रकार से जो देशी रियासतें थी उनको अलग अलग तरीके से भारत में विलय किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए थे? यानी जब भारत विभाजन हुआ, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे होने के बाद क्या परिणाम हुए थे, कि उसके क्या प्रभाव पड़ा था देश के ऊपर, उस जनता के ऊपर? तो इस बात को बताना है। इसी सवाल को अथवा करके पूछा कि भारत में विभाजन के 2 या 3 परिणाम बताइए। 2 या 3 परिणाम आपसे पूछ सकता है। अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि भारत में विभाजन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो क्या प्रभाव पड़े थे, क्या परिणाम हुए निकले थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ? तो उसी पर जो है प्रश्न का उत्तर हमें देना है। चलिए देखते हैं क्या इसमें हुआ था। देखिए आप सभी जानते हैं जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ था उस टाइम पे। पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत विभाजन से दंगे लूटपाट शुरू हुए थे। इन्हीं सिंपल सी बात यह है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे दंगे भी हुए थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े हुए थे, लूटपाट बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये पॉइंट आप आराम से इसमें लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होते रहे हैं। आप सभी को बता दें कि जो है भारत पाकिस्तान जैसे बंटवारा हुआ तो 1947-48 में भी जो है 1947-48 में जो है जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद हुआ। फिर इसके बाद जो है 1947-48 में विवाद हुआ। फिर इसके बाद जो है 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, ठीक है। उससे पहले जो है 1965 में भी युद्ध हुआ था। उससे पहले जो है 1965 में हुआ, फिर इसके बाद 1971 में भी युद्ध हुआ था। तो कई सारे युद्ध होते चले आ रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं न कहीं बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जो है कई सारे युद्ध भी हुए। आप सामने देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे डेट दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, उसके बाद युद्ध होते रहे। इसके बाद तीसरा पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, विभाजन के बाद परिवारजन बिछड़ गए थे और उनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में बहुत सारे लोग जो है आपस में लड़ गए थे, और इसके बाद जो है बहुत सारे परिवार जो थे वो बिछड़ गए थे, मतलब बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारी दंगा फसाद भी हुए थे, कई सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा था। बंटवारा बहुत ही दर्दनाक सीन था। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो बड़ा खतरनाक जो है सीन दिखाई देता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, विभाजन का जो दर्द है आज भी लोगों को हृदय में यथावत बना हुआ है। मतलब कि जब बंटवारा हुआ तो कहीं न कहीं जैसे भाई भाई में बंटवारा होता है तो जो उनके माँ बाप होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है कि भाई भाई में बंटवारा हो गया है। तो ऐसे ही एक तरह से देखा जाए भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ तो उसका भी दर्द आज लोगों के हृदय में ऐसे ही बना हुआ है जैसे पहले ही था, ठीक है। आगे देखिए,
दोनों वर्गों द्वारा एक दूसरे के अत्याचार किए गए। हिंदू मुस्लिम जो है आपस में, यानी भारत हिंदुस्तान में जब देखा, जब बंटवारा हुआ तो कई सारे जो है अत्याचार हुए थे, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, मुस्लिम हिंदू के ऊपर, इस तरह से जो है एक कई सारे अत्याचार होते रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसे आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का जो है गठन क्यों हुआ था, इसको बताना है। इन राज्य का जो पुनर्गठन आयोग था, ये इसका गठन क्यों किया गया था, इसकी स्थापना क्यों गई थी, इसके बारे में जवाब देना है आपको। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है, राज्य के पुनर्गठन आयोग के मुख्य क्या थे, मतलब जो गठन हुआ था आयोग का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य में बताना है। इसकी प्रमुख संस्तुति जो है, संस्तुतियाँ क्या थी। संस्तुतियाँ का मतलब होता है कि उसके कुछ प्रभाव, उसकी कुछ विशेषता, उसके कुछ महत्व या फिर उसके कुछ जो प्रशंसाएं की गई थी, जो जो स्थापना हुई थी उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में बताना है। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं, देखिए आंसर में क्या लिख सकते हैं आप। केंद्र सरकार ने 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। इन्हीं दोस्तों को बता दें कि भारत सरकार ने क्या किया, 1953 में एक जो है कमेटी बनाई, एक जो है आयोग बनाया गया। उसमें जो है एक निर्णय लिया गया, जितने सारे राज्य हैं वो भाषा के आधार पर डिवाइड होंगे। जैसे जिनकी भाषा होगी, जैसे पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इस प्रकार से जो है उनको राज्य के अनुसार बांट दिया जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन का अधिनियम पारित हुआ। तो आपसे दो सब पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि 1953 में एक आयोग बनाया गया था, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी कि हमें क्या करना चाहिए। कब बनाया गया था, 1953 में। इसके बाद जब ये निर्णय लिया गया, कमेटी बन गई, तो उस टाइम के जो है लोगों ने क्या किया, 1956 में उसे पारित कर दिया, मतलब कानून बन गया कि अब राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है वो तैयार हो चुका है, बन गया पूरी तरह से। अब राज्य का निर्माण होगा, उसके आधार पर नए नए राज्य बनते आ रहे हैं। अब देखिए, राज्य की पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी। सिफारिशें मतलब होता है कि उसमें क्या क्या नियम लागू किए गए थे। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, तो यहाँ पे जो नियम लगाया गया, ये लगाया गया कि राज्यों का जो गठन होगा वो किसके आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। जैसे पंजाबी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है, सिंधी है, इस प्रकार से जो है उनको अलग प्रकार से बांटा जाएगा। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, भारत की एकता और सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अगर राज्य का पुनर्गठन करते हैं तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से सुरक्षा और भारत में एकता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। आगे ले सकते हैं तीसरा पॉइंट, भाषा, संस्कृति और धार्मिक समानता को बनाए रखना। अगर किसी भी राज्य को हम बंटवारा करते हैं तो वहाँ की जो भी संस्कृति होगी, वहाँ की जो भाषा होगी, वहाँ का जो धर्म होगा, वो पूरी तरह से समान होना चाहिए, पूरी तरह से सुरक्षित और जो है उसकी एकता बनाए रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है नियम। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस अधिनियम के आधार पर उस टाइम पे जब बंटवारा हुआ, मतलब बंटवारे के मतलब जब राज्य का निर्माण हुआ, तो उस टाइम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में अगर आपको बता दें तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज है, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर देखें, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सवाल आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ थीं। जब देश आज़ाद हुआ, देश के बाद कई सारी चुनौतियाँ आई थी, उसको समझना है। अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन सी चुनौतियां थीं। इन्हें देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या क्या जो समस्याएं आई थी, क्या क्या चुनौतियां सामने आई थी, उसके बारे में बताना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को लोकतंत्र स्थापित करने की किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे आप मानचित्र में देख सकते हो। यहाँ पे मानचित्र को देखेंगे तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पूर्वी पाकिस्तान और जो है यहाँ पे देखिए पश्चिमी पाकिस्तान, इस प्रकार से डिवाइड हुआ। इन्हीं भारत आज़ाद हुआ तो बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ। पाकिस्तान 2 हिस्से में बटा, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, जो है पश्चिमी जो पाकिस्तान थे, ये पूर्वी पाकिस्तान से थोड़ा सा भिन्न थे, क्योंकि बंगाली ज़्यादा बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इनकी जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, इन पूर्वी पाकिस्तान वालों से ज़्यादा चिड़ होती थी, आपस में ही जो है मारपीट करते थे। जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे इन पे अत्याचार करते थे, बहुत सारे जो है महिलाओं को रेप कर दिया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ के लोगों ने जो है अपना एक अलग मांग करने लगे। इसके बाद जो है भारत ने भी इनका मदद किया,
इसके बाद जो है 1971 में जो है 1971 में एक नया मुल्क बना जिसका नाम था बांग्लादेश। एक नए देश का जो है अस्तित्व हुआ, एक नए देश का उत्पत्ति हुई बांग्लादेश के नाम से। तो यहाँ पे देखिए भारत पाकिस्तान में एक लड़ाई और वो भी हुई थी 1971 में, जिसमें बांग्लादेश एक नया देश बना था। तो इस प्रकार से आप मैपिंग के माध्यम से इसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब यहाँ तो बात हो गई ये तो जो है इसमें क्या क्या बंटवारा कैसे हुआ था। अब बात करते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या थी। चुनौतियाँ बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसके बारे में आप आराम से ले सकते हैं अगर समझ जाएंगे तो। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, देश का बंटवारा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा होने के बाद इसमें इस पूरे देश को जो है एक में बांधने की सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसको किस प्रकार से जो है एकता में बनाए रखना है। अगर कोई जो है उपद्रव ना हो, कोई अशांति ना हो, तो इसके लिए जो है यहाँ पे इसको एकता में बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत को कहीं न कहीं एक में बनाए रखने की, कोई इसको अलग ना कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ों का एक नीति थी कूट डालो और शासन करो, मतलब कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और शासन करते रहो। ये इसमें जो है उसकी एक बड़ी राजनीति थी अंग्रेज़ों की। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। भारत एक जो है विशाल देश के सामने जो है यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करना जो है बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरे क्षेत्र में जो है एक केंद्र में एक सरकार होना और फिर इसके बाद जो है उस पूरे देश का संचालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो लोकतंत्र स्थापित करना वही काफ़ी बड़ी चुनौती इसमें सामने आती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए शांति बनाए रखने की चुनौती। मैंने अभी आपको बताया कि जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बहुत सारे लोग जो है जाति के लोग, धर्म के लोग, कई सारे जाति धर्म के लोग भारत में रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि शांति बनाए रखने की चुनौती, क्योंकि किसी कुछ धर्म है, किसी कुछ जाति है, किसी का कुछ जाति है, किसी कोई धर्म है, तो उन जातियों को, उन धर्मों को आपस में बनाए रखना और फिर उनमें शांति बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। इसके बाद संबंध बनाए रखने की चुनौती। संबंध बनाए रखने की चुनौती का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए देश है, ठीक है, अब इन देशों के दूसरे देश से जो कोई भी रिलेशन है उसको बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। क्योंकि हमेशा देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो है 47-48 में भारत पाकिस्तान के युद्ध, फिर 65 में, फिर 71 में, फिर 99 में कई सारे युद्ध होते रहे। तो कहीं न कहीं उनको उनके रिलेशनशिप बनाए रखना ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी और आगे भी चुनौतियां आती रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत की जो आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से 2-2, 3-3 अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जो है पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सब मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं, आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझा देंगे। ये गारंटी की जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो पिछले कई सालों में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में वो कहीं न कहीं रिपीट भी होते हैं और 100% रिपीट होते हैं दोस्तों, किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, साथ साथ में आपको याद भी करवाएंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 अस्थायी तथा 2 अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, इसके अंतर्गत जो है 5 अस्थायी सदस्य आते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य आते हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य आते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, इन्हीं में से जो है 2-2 का नाम पूछा है, किन्हीं 2 का नाम लिखना है, 2 अस्थायी लिखना है और 2 अस्थायी सदस्यों का नाम लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, 2 अस्थायी सदस्य में बात करें तो मैं अभी 5 को बता दूंगा। अभी आगे इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें पूरा कंप्लीट में कर दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 जो अस्थायी सदस्य हैं वो एक अमेरिका हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, ठीक है। अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका देखिए नॉर्थ अमेरिका में आता है और इसके बाद फ्रांस जो होता है ये यूरोप महाद्वीप में आता है। वहीं बात करें अस्थायी सदस्य में तो भारत और नॉर्वे। भारत देखिए एशिया में आता है, नॉर्वे आता है यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पे अगर बात करें, भारत और नॉर्वे जो है ये अस्थायी सदस्य हो गए और अमेरिका और फ्रांस ये हो गए आपके, ये अस्थायी हो गए और ये हो गए आपके अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो दोस्तों आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और आपसे यही पूछेगा कि किन्हीं 2
अस्थाई और किन्हीं 2 अस्थाई सदस्यों के नाम लिखिए। तो अस्थाई में हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है, और अस्थाई में हो जाएंगे भारत और नॉर्वे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 1 नंबर का सवाल हो सब। यहाँ पे सवाल ये, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। सवाल यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघों के जो अंग हैं उनके नाम लिखना है। तो ऐसे कौन कौन से अंग हैं उनको देखना है। तो ये 5 अंग यहाँ दिए गए हैं, इन 5 अंग को समझना है। पहला होता है महासभा। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, जो अस्थाई सदस्य होते हैं, जो अस्थाई सदस्य होते हैं और जो अस्थाई सदस्य होते हैं, इन अस्थाई सदस्यों की जो चुनाव होता है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। जो अस्थाई सदस्य होते हैं इनका 2 साल में चुनाव होता है, जैसे भारत और नॉर्वे अस्थाई सदस्य में आते हैं। इनका हर 2 साल बाद चुनाव होता है और चुनाव के जो जिम्मा सौंपा गया है वो महासभा को सौंपा गया है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में महासभा हो जाएगा। महासभा होगा, इसके बाद होगा सुरक्षा परिषद, ये दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा, दूसरा इसका अंग हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, सुरक्षा परिषद। देखिए महासभा होगा तो क्या होगा, कहीं कहीं सुरक्षा भी होगी, और सुरक्षा होगी तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हम कैसे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा कहानी की तरह याद कर लेंगे तो अब दिक्कत नहीं होगी। महासभा क्या होता है, महासभा वो होता है जो अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का चुनाव करता है, खासकर इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चुनाव करता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जब महासभा चुनाव कर लेगा तो हमें क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। सुरक्षा जब मिल जाएगी तो हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है सचिवालय। सचिवालय का होना जरूरी है, ठीक है, ताकि जो है हमारे काम अच्छे से हो सके। तो सचिवालय होना जरूरी है। तो महासभा होगा, महासभा होगा तो सुरक्षा होगी, सुरक्षा होगा तो आर्थिक और सामाजिक जो है वो हमको सुरक्षा प्रदान होगी। इसके बाद तो सचिवालय का होना जरूरी है, ठीक है। और सचिवालय अगर काम नहीं करता तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 5 अंग आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से देख लेंगे तो आपको याद होने की पूरी गारंटी रखते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हेग है, हेग में पड़ता है, और हेग पड़ता है नीदरलैंड में। और नीदरलैंड कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड पड़ता है आपका यूरोप में। अगर मैं आपको मानचित्र में दिखाऊं कि नीदरलैंड कहाँ पे है तो आप इस पे ऐसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इस संसार के मैप में मैं आपको दिखा दूं, यूरोप महाद्वीप में नीदरलैंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले पोर्शन में देखें यहाँ पे यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे नीदरलैंड, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो नीदरलैंड है यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये है नीदरलैंड का, ठीक है। जर्मनी ये है, जर्मनी के जस्ट ऊपर जो है यहाँ पे आपको नीदरलैंड दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेल्जियम है और ऊपर इसके डेनमार्क है। लेकिन हमको समझना है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड एकदम समुद्र के तट पर है और जर्मनी का पड़ोसी है, ठीक है। इस प्रकार से आप नीदरलैंड को यूरोप महाद्वीप में समझ सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन ही कई बार पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो हेग में पड़ता है। हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है WTO क्या है, इसके बारे में सवाल अगर आप पूछेगा तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं WTO का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड यानी विश्व, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है ये हो गया, तो WTO का पूरा नाम हो गया। अब है क्या ये, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट और यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995, ठीक है। किसको 95, WTO को 95, ठीक है, 1995, नहीं तो जान चली जाएगी, ठीक है। जिनेवा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा। ये जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। जिनेवा जो पड़ता है ये है स्विट्जरलैंड में, ये है आपका स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ पे है, ये भी आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। और इसके बारे में डिटेल में अगर बात करें तो WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सबसे पहला सवाल यहीं पे आता है कि WTO क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, एक संगठन बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक संस्था, कोई एक संगठन, कोई एक गुट
कई सारे देशों को संचालित करता है, कई सारे देशों को जो है अगर मान लो यहाँ व्यापार लिखा है तो व्यापार से संबंधित जो नियम वगैरह होते हैं उसको लागू करता है, उसको देखता है कि कौन सा देश कितना व्यापार कर रहा है, किस प्रकार से संचालन हो रहा है वहाँ पे, उसका देखरेख करता है। जब कोई संस्था एक से अधिक देशों में संचालन करे या फिर नियमों को लागू करे तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब तात्पर्य समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे लिखा है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित एवं संचालित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया है। अब दोस्तों जो WTO है, देखिए विकसित देश जो होते हैं, विकसित देश वो होते हैं जो पूरी तरह से कहीं न कहीं अपने आप में डेवलपमेंट होते हैं, जैसे उनका प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है, उनकी तकनीकी अच्छी होती है, उनकी जो है रोजगार अच्छे होते हैं, वहाँ पे व्यापार अच्छा होता है, वहाँ पे लोगों का विकास सब कुछ अच्छा होता है, चिकित्सा की सुविधा होती है, शिक्षा की सुविधा होती है, इसीलिए विकसित होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें विकसित देशों के पहल पर एक शुरू किया गया है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है WTO। ठीक है। अब ये क्या है, तो यहाँ पे जो नियम लगाए जाते हैं व्यापार में, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना हो, जैसे मान लो चीन भारत में व्यापार करता है। ठीक है। चीन जो है भारत में व्यापार करता है, तो उस व्यापार पे जो है नियम लगाने के लिए WTO जो है कानून बनाता है कि देखो इस प्रकार से नियम लगाया गया है, ऐसे ऐसे जो है व्यापार करना है। तो कोई भी देश किसी दूसरे देश में जब व्यापार करना होता है तो उसे WTO का जो है नियमों को पालन करना होता है, यही WTO है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुविकल्पीय सवाल भी पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इसका मुख्यालय मतलब इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा WTO के बारे में। WTO क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और संचालन करता है। विकसित देशों की पहल पे शुरू किया गया एक ऐसी संस्था है जो व्यापार से संबंधित है। ठीक है। इसका स्थापना 1995 में हुई थी, मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है अगला उसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे दोस्तों सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों को बताइए और विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिए। 2 क्वेश्चन है अथवा करके पूछा गया है अलग अलग प्रकार से। आइए डिटेल में समझाते हैं, आपको पूरा अच्छे समझा देंगे, इस बात का भरोसा करिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा अंतर्राष्ट्रीय, मैंने अभी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है। कोई भी एक देश जब दूसरे देश से कोई संबंध रखता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि जो अपने देश से बाहर के देशों से संबंधित होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अभी यहाँ एक सवाल पॉइंट लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय, और यहाँ पे आगे लिखा है मुद्रा। मुद्रा का मतलब मनी से संबंधित है। कोष का मतलब क्या होता है, जमा करना, संचित करना, जमा करना होता है, जैसे फंड वगैरह होता है हम जमा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके कार्य को बताना है कि ये कार्य क्या करता है, ये बताना है। दूसरी बात है अथवा करके पूछा कि जो विश्व बैंक है इस पर टिप्पणी लिखना है या इसके कार्य लिखना है। तो ये आपसे ये सवाल पूछेगा तो उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक है क्या, तभी तो कार्य समझ पाएंगे। अगर डायरेक्ट मैं आपको कार्य ही समझा दूँ तो दिक्कत हो जाएगी, आपको जो बेसिक आधार है वो आपका कमज़ोर हो जाएगा और आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, उसका आंसर भी आप अगर याद रट्टा मार लेंगे तो आगे चलकर भूल भी जाएंगे। इसलिए दोस्तों समझने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले यही समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक है क्या, ये फिर कार्य को समझेंगे। यही समझने का तरीका होता है, यही पढ़ने का तरीका होता है। लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक से किताब से कहीं से नोट डाउन करके बता देंगे देखो ये कार्य है। अरे नहीं भाई, याद करने का तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है। अगर आपको मंजिल पर चढ़ना है तो पहले आपको सीढ़ी बनानी पड़ेगी। जब आप सीढ़ी बना लोगे तभी जो है आप उस मंजिल पर चढ़ सकते हैं, और अगर बिना सीढ़ी के चढ़ गए तो आप जो है मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए सीढ़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं आपको सीढ़ी बनाता हूँ, फाउंडेशन जो है वो आपको मजबूत करता हूँ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक क्या है समझने की कोशिश करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब से कब शुरू हुआ था तो बता दें। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसी द्वितीय विश्व युद्ध दौरान की बात है
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1945 से 1939 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उसी में 1944 की एक घटना है। देखिए 1944 में अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में, किस शहर में? न्यू हैम्पशायर शहर में, ठीक है। कैसा शहर है? न्यू हैम्पशायर शहर है, और ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है। ये ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है, और इसी स्थान पर जो है एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। यहाँ पे तो बात क्लियर हो चुकी है कि इनका जन्म हुआ है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। जन्म कब हुआ था? 1944 में। किस स्थान पे हुआ था? ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पे हुआ था, और ये कहाँ पे है? न्यू हैम्पशायर में है, और न्यू हैम्पशायर कहाँ पे है? अमेरिका में है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, तो इनका जन्म हुआ है। जन्म कब? 1944 में, और किस स्थान पे? ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पे, न्यू हैम्पशायर में और अमेरिका में हुआ था। अब दोस्तों इसका कार्य क्या है ये बात को समझते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में और मैं आपको समझा दूं कि 1944 में इन दोनों की स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे, उनकी आर्थिक मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कार्य है वो कौन कौन से कार्य करते थे। लेकिन बस आपको इतना समझना है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे जो देश घायल हो जाते थे या जो कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अस्तित्व में आए थे, ताकि जो है जो अन्य देश हैं, उनको गरीब देश हैं, मतलब अर्धविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको आर्थिक सहायता पहुँचाया जा सके। इसी प्रकार से जो है ये ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, इनके समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, और इसी में कार्य भी आपको समझा देंगे। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वैश्विक स्तर की वित्तीय व्यवस्था को देखरेख और वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, पहला कार्य भी ले सकते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या होता है। ये वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर का मतलब क्या? विश्व स्तर पर एक देश से दूसरे देश में जो है मदद करना, ये वैश्विक स्तर हो गया। वित्तीय व्यवस्था, वित्त मतलब क्या होता है? धन होता है। व्यवस्था मतलब क्या करना? व्यवस्था करना किसी चीज़ का, और किस चीज़ का व्यवस्था करना? वित्त का। वित्त मतलब धन, तो धन की व्यवस्था करना ये कौन करेगा? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेगी। वैश्विक स्तर पर जिस देश को धन की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उनको सहायता मिलेगी, वित्तीय व्यवस्था उनकी देखरेख करना है। ठीक है, जैसे होता ना कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो कोषाध्यक्ष कौन होता है? जिसके पास पूंजी जमा होती है। जैसे मान लो कोई ट्रस्ट है, कोई मंदिर है, कुछ भी मस्जिद वगैरह कुछ भी होता है एनीवन, तो उसमें जो है एक कोषाध्यक्ष होता है, उसके पास पैसा जमा होता है, उस मतलब पैसा क्या लेखा जोखा रखता है वो। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये क्या करता है? पैसों का लेखा जोखा करता है, यानी जो वित्त व्यवस्था है उसका देखरेख करता है और वित्तीय तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। अगर किसी भी देश को सहायता चाहिए धन की या तकनीकी की, तो वो जो है कहीं के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उपलब्ध कराता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे है कि वैश्विक जो विश्व बैंक है, ये विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक का काम क्या है? विश्व बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा संबंधी जो है ये सहायता उपलब्ध कराता है, तथा सुशासन मतलब अच्छा शासन, सुशासन का कार्य करता है। यानी जो विश्व बैंक है, अगर कोई भी देश में शिक्षा संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य संबंधित से कृषि संबंधित, ग्रामीण बैंक से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है या पर्यावरण से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं वो देश जो है, वो जो विश्व बैंक है, ये आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। ठीक है, यह इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों को संबंधित है। तो इसका जो मुख्य कार्य है, मैंने भी बताया कि जो गरीब देश हैं, जो अर्धविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना ही जो है विश्व बैंक का काम होता है। और अलग अलग तरीके से विश्व बैंक सहायता पहुंचाता है। अगर किसी विकासशील देश को शिक्षा में प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य में, कृषि में, पर्यावरण सुरक्षा में, ग्रामीण विकास में या बैंक में, तो कहीं न कहीं विश्व बैंक जो है आर्थिक सहायता पहुँचाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा कि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सवाल यहाँ पे दोस्तों है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? अगर मैं दोस्तों आपको बात करूँ कि यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है चारपाई। आप चारपाई जानते होंगे, चारपाई क्या होता है, जिसे खटिया बोलते हैं, चारपाई। ठीक है,
अब दोस्तों ये चारपाई यहाँ पे मैंने लिखा है। इस चारपाई में अगर मैं कहूँ आपसे कोई अंक निकालिए, कोई अंक निकालिए, तो क्या निकल कर आएगा? देखिए 4 में क्या निकल रहा है? 4 निकल रहा है, 4 निकल रहा है, ठीक है। पाई 4, पाई 4, पाई 4, पाई पाई मतलब 5, पाई मतलब 5, तो 4 पाई। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि उन लोगों को जो है, उन लोगों को चारपाई पे लिटा दो, उन लोगों को जो है चारपाई पे लिटा दो, तो चारपाई पे अगर लिटाओगे आप उन लोगों को, उन्हीं को चारपाई पे लिटा दो, ठीक है, उन्हीं को चारपाई पे लिटा दो। तो उन्हीं को चारपाई पे लिटाने का मतलब होता है चारपाई 1945 में। 1945 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे आप लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। अगर आपको ये डेट नहीं याद है तो आपको ये डेट अगर याद है तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1945 में मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो 1939 से लेकर 1945 तक जो है चला था। 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1 नंबर का सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सवाल आता है मानव अधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिखिए। देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला ये है कि मानव जो अधिकार हैं उसको जो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन बनाए गए हैं। भाई अपने देश में मान लो भारत में एक बात करें तो अपने देश में मानव अधिकार के लिए कुछ संगठन बनाए गए हैं, कुछ हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानव अधिकारों के लिए संगठन बनाए गए हैं। उन संगठन का नाम क्या है आपसे पूछ सकता है। तो संगठन का नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच, पहला हो जाएगा ह्यूमन राइट्स वॉच हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दोनों पॉइंट है, थोड़ा सा कि डिफ़िकल्ट है याद करने में, लेकिन अगर आप जो है समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच है और यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल है। 2 प्रकार से जो है यहाँ पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अब दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। आपसे अलग से पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं उसका कार्य क्या है, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में वर्णन करने के लिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को अलग सेट में पूछा गया था अथवा करके कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका जो सुरक्षा परिषद है इस संगठन के बारे में और इसके कार्य के बारे में वर्णन कीजिए। तो अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले समझते हैं संगठन के बारे में, फिर समझेंगे इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किए थे, जिसमें से 5 अंग थे। उसमें से 5 अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना किसको है? सुरक्षा परिषद को माना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये सुरक्षा परिषद संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल मिला के 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 जो हैं परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो क्या हैं? वो टेम्परेरी बेस पे हैं। जो 5 परमानेंट हैं उनके बारे में सवाल पूछ लेता है और पूछा भी है, हम लोगों ने 2 बताया था अभी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये कुल मिला के 5 जो हैं ये परमानेंट है, परमानेंट ये सदस्य हैं। और इसके बारे में बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका आता है ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। रूस आता है आपका यूरोप प्लस एशिया में, ब्रिटेन आता है आपका यूरोप महाद्वीप में, फ्रांस आता है आपका यूरोप महाद्वीप में और चीन आता है एशिया महाद्वीप में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ये 5 देश हैं जो परमानेंट हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या हैं? सदस्य हैं, ठीक है, सुरक्षा परिषद के। अब इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, जिनका चुनाव महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। मैंने बताया था कि 2 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा चुनाव इनका किया जाता है जो टेम्परेरी बेस पर होते हैं। अब दोस्तों समझते हैं इनके कार्य। इनके कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम ही सुरक्षा परिषद है तो सुरक्षा जरूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विश्व शांति को हर प्रकार से सुरक्षित रखना है। विश्व शांति का मतलब ये होता है कि विश्व स्तर पर किसी भी देश में कोई समस्या ना हो और उन सभी देशों को शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद काम करता है। तो पहला पॉइंट ले सकते हैं कि विश्व शांति के लिए सुरक्षा परिषद जो है ये काम करता है ताकि जो है हर प्रकार से सभी लोग सुरक्षित रहें। इसके बाद दोस्तों आता है अगला पॉइंट, किसी भी वाद विवाद को अंतिम निर्णय 5 अस्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य की सहमति के आधार पर लिया जाता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट दोस्तों ये है, मान लीजिए किसी भी देश में किसी दूसरे देश से विवाद हो जाता है तो उस विवाद का जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय कैसे लिया जाएगा? जिसमें 15 सदस्य हैं, इन 15 में से
5 इसमें जो है 5 जो अस्थाई सदस्य हैं और 4 जो ये अस्थाई सदस्य हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। 5 परमानेंट और 4 टेम्परेरी बेस पे काम करेंगे और दोनों मिलकर निर्णय लेंगे कि जो है आगे अब क्या किया जाए। तो जो निर्णय होगा वही उसका जो है फाइनल डिसीजन माना जाएगा कि अब जो आगे क्या करना है। तो इसमें यही बस ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी देश में वाद विवाद होता है तो उसका जो अंतिम निर्णय होगा वो निर्णय 5 अस्थाई सदस्य लेंगे और 4 अस्थाई सदस्य लेंगे, जिनकी सहमति से एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि आगे अब क्या करना है। इसके बाद दोस्तों आप अगला पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे कि जो अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य में से एक सदस्य किसी भी विषय पर अस्वीकृति हो जाती है तो निर्णय रद्द हो जाता है। मतलब ये है, इसमें कहा गया है कि जो 5 अस्थाई सदस्य होते हैं जो डिसीजन लेते हैं 4 अस्थाई सदस्यों के साथ में, अगर इस 5 में से कोई एक सदस्य भी अगर उसमें कहता कि नहीं ये सही नहीं है, गलत तरीका है, तो अपने आप वो कैंसिल हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। यही इसका रूल है, यही इसका नियम है और यही संगठन का कार्य होता है। कितना बढ़िया तरीके से इसको जो है बनाया गया है, बताया गया है किस प्रकार से लोग जो है काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे अगला पॉइंट, जो अस्थाई सदस्य होते हैं, अस्थाई सदस्य के जो ये अधिकार प्राप्त है, इसी अधिकार को निषेधाधिकार या वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को अलग से पूछा जाता है कि वीटो पावर क्या होता है। ठीक है, वीटो पावर क्या होता है ये अलग से पूछा जा सकता है। तो जो निषेधाधिकार है वो वीटो पावर कहलाता है। निषेधाधिकार का मतलब क्या है, किसी भी जो है क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए अगर जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उसमें से कोई अगर एक सदस्य भी अगर कहता है नहीं ये सही नहीं है, गलत है, तो वो डिसीजन पूरी तरह से रद्द माना जाएगा और यही जो डिसीजन रद्द जो माना जाएगा उसका वही पावर जो उसके पास है वही पावर वीटो पावर के नाम से जाना जाता है, जिसे निषेधाधिकार कहा जाता है। इसके बाद तो आता है 5वां पॉइंट, आवश्यकतानुसार इन अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग का भी अधिकार है। अगर कोई भी देश में कोई भी सुरक्षा परिषद काम करती है, अगर वो नहीं मानती है सुरक्षा परिषद के जो बात कहा गया है, अगर वो देश नहीं मानती है तो उसे सैन्य शक्ति यानी सेना की जो शक्ति है उसका भी प्रयोग करने के जो है अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। 2020 से लेकर 2023 तक ये सवाल किसी न किसी रूप में पूछा गया है। किसी न किसी रूप में मतलब दोस्तों ये है, चाहे बहुविकल्पीय में, चाहे अति लघु में, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको एक प्रश्न तैयार करवाऊंगा और उसी एक प्रश्न में आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। दोस्तों आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेंगे तो आप मान के चलिए कम से कम आपका 5 से 10 नंबर इस प्रश्न से आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको एक बात और बता दें, जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, जिस प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आपको कोई ऐसा आंसर देखने को मिल जाएगा तो आके मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। गारंटी दोस्तों बता रहा हूँ, वीडियो डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ऐसा मिलेगा तब ना, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आंसर आप एक बार प्रारूप देख लीजिए। मैं आपको प्रारूप दिखा दे रहा हूं, आप उस प्रारूप देख कर भी बता सकते हैं कि आपको ऐसा आंसर मिलेगा कि नहीं। इस प्रकार से देखिए, डायग्राम मैपिंग के साथ मैंने बताया। बाकी अभी आगे और मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। बाकी आगे अभी और मैपिंग आपको दिखाने वाला हूं, अच्छे तरीके से एक स्मार्ट आंसर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप ऐसा लिख दिए कॉपी में तो गारंटी कि अगर आपसे ये दीर्घ में पूछ लिया और मान लीजिए 10 नंबर का सवाल आ गया तो 10 में 10 में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और पूरा नंबर सामाजिक विषय में कैसे मिलता है यही आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो आज का। ये सवाल यहाँ पे दोस्तों है, सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये एक सवाल जो है कई बार रिपीट हुआ है। अगर आपसे सार्क या जो है ऐसे पूछ सकता है अथवा करके सार्क या दक्षेस का उद्देश्य लिखिए, तो कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछा है क्वेश्चन। बहुविकल्पी में कई प्रकार से पूछा गया है। पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सार्क दक्षेस है क्या। तो 1 नंबर का सवाल यही बनता है कि सार्क या दक्षेस क्या है। देखिए सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ पे सार्क जो लिखा हुआ है, यस से यहाँ पे सार्क, यस से हो जाएगा साउथ, ए से हो जाएगा एशियन, और दूसरे ए से एसोसिएशन, और फॉर, आर से हो जाएगा रीजनल,
कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे सार्क का पूरा नाम हो गया। इसे हिंदी में सार्क यानी दक्षेश को हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप की जो दक्षिण वाले देश हैं उनको देश को एक जो है एक संगठन बनाया गया है। उसी संगठन को दक्षेश या सार्क के नाम से जाना जाता है। और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय क्या कहाँ पे है। एक एक नंबर का सवाल यहाँ से बनता है और इसको आप अच्छे नंबर से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें आपसे सार्क की जो है स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, दिसंबर 1985 में हुई थी। ये बात ध्यान में रखेंगे, दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और दोस्तों अगर बात करें इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं और जो 8वां देश शामिल हुआ है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है ये 8वां देश है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक नंबर का सवाल यहाँ से कवर हो जाता है। इसका पूरा नाम हिंदी इंग्लिश में हो गया, इसका स्थापना, इसका मुख्यालय, इसमें कितने देश हैं और 8वां देश जो है कब शामिल हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं ये 8 देश कहाँ पे हैं। दोस्तों मैं ये जो डायग्राम इन मानचित्र मैंने बनाया है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके मैं नोट्स तैयार किया है। आप इसको जरूर देखें, समझने की कोशिश करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस बात का गारंटी मैं देता हूं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे देखिए पहले यहाँ पे बात समझने की कोशिश करते हैं। ये भारत हो गया। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं लगभग वही सार्क के जो है देश कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पाकिस्तान की। यहाँ पे देखिए नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये मालदीव और यहाँ पे अफगानिस्तान 8वां देश है। 8वां देश शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ये पड़ोसी देश और म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है, लेकिन ये म्यांमार जो है ये दक्षिण एशिया में नहीं आता है। ये दक्षिण एशिया में नहीं आता है बल्कि ये आता है किस में, तब जवाब उसका होगा दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आसियान के बारे में। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों आसियान के बारे में, और आसियान का सदस्य है कौन? म्यांमार। ठीक है, आसियान का सदस्य है म्यांमार, सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऐसे भी सवाल पूछ लेता है बहुविकल्पीय में निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। आप इस तरह से देख सकते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, उनका धर्म है इस्लाम। तो यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है क्या है? काबुल। ठीक है, इसके बाद तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो कि इसका मुख्यालय है। भूटान की राजधानी है टेम्पू। क्या राजधानी है? टेम्पू। आप टेम्पू से रखेंगे, थिम्पू इसकी राजधानी होगी। ठीक है, इसके बाद सो बांग्लादेश की राजधानी बगल में है क्या है? ढाका। बगल में क्या है? ढाका। ठीक है, ढाका हो गया। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। पहले इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। इसकी राजधानी अब हो गई है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। और आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, श्रीलंका और मालदीव ये दोनों पड़ोसी देश सटे नहीं है भारत से, ये जलीय सीमा साझा करते हैं। इनके बीच में यहाँ पे जल है। ठीक है, तो ये पड़ोसी देश सटे नहीं हैं। जो ऊपर आप देख रहे हो ये सब सटे हुए हैं। आई होप दोस्तों ये मैपिंग आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था लोगों को। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा मैं, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है सार्क का उद्देश्य क्या है। जो सार्क देश हैं ये, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया। अगर कोई संगठन बनाया जाता है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई संगठन बनाया जाता है, संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन
संगठन का मतलब होता है गुट या समूह। अगर कोई समूह या संगठन बनाया जाता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई संगठन बनेगा ही नहीं। तो संगठन बनाया इसीलिए जाता है क्योंकि उसका कोई उद्देश्य हो। तो जो सार्क वाले देश हैं, जो 8 देश इसमें शामिल हैं, इन 8 देशों का जो संगठन बना हुआ है इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। वही उद्देश्य हमें समझना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ उद्देश्य लिखा है और इसको आप बारीकी से समझ सकते हैं। मैं अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, सार्क में सबसे पहला ये उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य है, तकनीकी उद्देश्य है, पर्यावरणीय उद्देश्य है। ये कुल मिला के 6 पॉइंट हैं। अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो इसके बारे में आपको कम से कम 4 से 5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है उसी बात को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मानव कहाँ रहता है, ठीक है। मानव कहाँ रहता है? आप कहोगे मानव जो है समाज में रहता है। मानव कहाँ रहता है? मानव समाज में रहता है। मानव समाज में इसलिए रहता है क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो मानव कहाँ रहता है? समाज में रहता है। अब समाज में रहता है तो जैसे भारत में लोग रहते हैं वैसे ही बांग्लादेश में रहते हैं, वैसे ही भूटान में रहते हैं, वैसे श्रीलंका में रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में रहते हैं। तो वहाँ पे जो समाज के लोग होते हैं उनका कुछ उद्देश्य होता है, सामाजिक विकास उद्देश्य होता है। कहीं न कहीं समाज में अच्छा उनका नाम हो, अच्छी उनकी जो है स्थिति हो। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अगर समाज के लोगों का विकास होगा, ठीक है, समाज के लोगों का विकास होगा तो कहीं न कहीं उनके क्षेत्र का विकास होगा, उनका विकास होगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो यही दोस्त उद्देश्य यही है कि जो सार्क के देश हैं उन सार्क के देशों के जो मानव हैं उन मानव का विकास हो, ठीक है, उन मानव का विकास हो। और मानव के साथ जब मानव का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो कहीं कहीं देश का भी विकास होगा। यही इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको गारंटी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आर्थिक कारण में अगर आर्थिक शब्द को ध्यान से आप देखोगे ना तो आपको एक शब्द छुपा दिखाई देगा, अर्थ। और अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे धन कहा जाता है। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैंने अर्थ लिखा है, मैं कहूँ आपको कि इस अर्थ की जो ये अर्थ इस अर्थ के अर्थ का अर्थ क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कहूँ इस अर्थ के अर्थ का अर्थ क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब कन्फ्यूजन वाला होगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एक अर्थ का मतलब क्या होता है? एक अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी होता है। और दूसरे अर्थ का मतलब होता है क्या? धन होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे धन बोलते हैं। और तीसरे जो अर्थ होता है उस अर्थ का हम कोई मतलब निकालते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पर्यावरण लिखा है तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका अर्थ बताएंगे। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट मैंने लॉजिक की तरह बताया है। यहाँ पे जो अर्थ शब्द, आर्थिक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है जिसका नाम है अर्थ, और इस अर्थ का मतलब होता है धन। और जब धन रहेगा तो मानव विकास करेगा, और जब मानव विकास करेगा तो समाज विकास करेगा, और जब समाज विकास करेगा तो कहीं न कहीं देश भी विकास करेगा। तो देखिए, हर सर्कल दूसरे सर्कल से जुड़ी हुई है। अगर जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। समाज के लोग हैं, समाज के लोगों का विकास कैसे होगा? जब उनके पास क्या होगा? धन होगा। और जब धन होगा तो आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा? आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? जो भी इंसान चाहेगा, जो बनना चाहेगा, जो खरीदना चाहेगा वो खरीद सकता है, जब उसके पास क्या रहेगा? जब उसके पास धन रहेगा। धन रहेगा तो सामाजिक विकास होगा, और सामाजिक विकास होगा तो कहीं न कहीं उसकी जो संस्कृति है वो कहीं न कहीं उसके सुधार होंगे, उसकी संस्कृति का बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हर देश में अलग अलग प्रकार की जो है लोग रहते हैं, और लोगों का एक धर्म होता है, लोग की एक जाति होती है। उन धर्म को, उन जाति के आधार पे संस्कृति कुछ होती है, उन संस्कृति को भी विकास करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विकास भी कहीं न कहीं इनका एक उद्देश्य बनता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राजनीतिक दृष्टि देखिए, बहुत सारे देश ऐसे, मान लो भारत हो गया, नेपाल हो गया,
पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ये जो देश हैं इनमें कुछ ना कुछ जो है सरकारें हैं जो इस देश को संचालन कर रही हैं। तो अगर इन देशों के राजनेता का संबंध अच्छा होगा तो उन देशों का विकास भी अच्छा होगा। अगर इन देशों का विकास अच्छा नहीं होगा, मतलब राजनीतिक अच्छा नहीं होगा, राजनेता का संबंध अच्छा नहीं होगा, तो क्या इनका विकास हो पाए? कोई दूसरे को मदद करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं आपको दूसरे भाषा में समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, आपका घर है, आपके बगल में यहाँ पे पड़ोसी का घर है। अगर आपके पड़ोसी का संबंध आपसे अच्छा है तो अगर कोई इसको आवश्यकता पड़ती है तो आप इसका मदद करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। लेकिन अगर इससे झगड़ा हो गया है तो क्या उसका मदद करने जाओगे? नहीं करने जाओगे। इसीलिए संबंध अच्छा होगा तो राजनीति भी अच्छी होगी, और राजनीति अच्छी होगी तो कहीं के विकास होगा। कैसा विकास? सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास जरूर होगा। कैसे होगा? जब राजनीतिक अच्छा होगा तब होगा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे है तकनीकी। जैसे भारत ने क्या किया है, जैसे चंद्रयान पे जो है अपना मिशन जो है वो सबसे सफल मिशन हुआ है। तो इस प्रकार से अलग जो देश है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जो ये सब देश हैं, ये कहीं की बहुत पीछे हैं। अगर इनका तकनीकी विकास अच्छा होगा, तकनीकी डेवलपमेंट होगा, तो कहीं की उनका उद्देश्य भी जो है पूर्ति होगी और वो विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी देश एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और कहीं उनका जो तकनीकी है उससे विकसित कर सकते हैं, अपने आप को और डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है दोस्तों। इसके बाद आता है पर्यावरणीय। देखिए पर्यावरण का ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे जो है देश हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं, उन संसाधन के द्वारा जो है उनकी जो है कमी कहीं पड़ जाती है। तो एक देश से दूसरे देश में जो है क्या होता है, कहीं न कहीं उस संसाधनों का हस्तांतरण होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो कहीं न कहीं वातावरण में ऐसे जो है माहौल क्रिएट हो जाता है जिसके कारण जो है जलवायु परिवर्तन होता है, जिसका असर देखने को मिलता है मानव जीवन पर। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है सामाजिक में जो है पर्यावरण का, कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण को बनाए रखना है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से तो ये कुछ उद्देश्य हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की, फिर मैं आपको बताता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर जिससे आप ये नोट्स पूरा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये उद्देश्य, इस उद्देश्य को देखो लिखने कई सारे तरीके हैं। स्मार्ट तरीके से भी ले सकते हैं, नॉर्मल ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है ये भी अच्छा लग रहा है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर आप डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कई सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये है जैसे मान लो यहाँ पर जो लिखा गया है अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये है कि ये साफ साफ दिख रहा है। तीसरी बात ये है कि पेज भर जाता है, और दूसरी बात ये पूरा नंबर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कई सारे फायदे हैं, एक चीज करने से कई सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आंसर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, जैसे मैंने कहा कि सार्क ये क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, दक्षेश के 2 देशों का नाम बताइए, सार्क के 2 उद्देश्य बताइए, सार्क का 8वां देश कौन सा है, ये क्वेश्चन सब मैंने कवर कर लिया है। तो ये क्वेश्चन जो अगला प्रश्न हमारा आज का है वो आपके सामने यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों याद कराने की गारंटी मेरी है, बस आप थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। आज का प्रश्न हमारा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन दे सकते हैं 2020 में, 2022 में, 2023 में, लगातार ये पूछा जा रहा है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा है, भारत पाकिस्तान संबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आइए विस्तार से वर्णन करते हैं और विथ मैपिंग, विथ डायग्राम के माध्यम से मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, और आपको ऐसा आंसर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लेना भाई, अगर कहीं मिलेगा तो आके मुझे बताना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर ऐसा मिल जाएगा तो। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कुछ युद्ध हुए थे, उन युद्धों के बारे में पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी में ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि भारत पाकिस्तान के कितने युद्ध बीच में कितने युद्ध हुए थे, या फिर जो है अगर आपसे पूछ लिया कारगिल का युद्ध कब हुआ था, बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो है सबको साथ में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देश का बंटवारा जैसे
जैसे हुआ उसके बाद ही 1948 में जो है जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ, और फिर आगे जो है 1965 में उसी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ 1965 में। तो 1948 में, फिर 1965 में। इसके बाद बांग्लादेश विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, एक नया देश अस्तित्व में आया। 1971 में भी युद्ध हुआ पाकिस्तान से। इसके बाद दोस्तों 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। तो ऐसे छोटे मोटे और कई सारे युद्ध होते आ रहे हैं। तो कहीं कि पाकिस्तान जो खुरापात हरकत करता रहता है और उसको सबक हमेशा मिलती रहती है कि बाप से नहीं टकराना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे विस्तार में समझते हैं कि जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है प्रमुख कारण क्या है। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अच्छे समझा दूंगा, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहला दोस्तों पॉइंट ये है कश्मीर मुद्दा। अगर कश्मीर मुद्दा को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझा दें, अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये, कश्मीर मुद्दा के लेकर हमेशा युद्ध होता आ रहा है। देश की आज़ादी हुई तो बंटवारे के साथ आज़ादी हुई पाकिस्तान और भारत के रूप में। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आज़ादी हुआ 47-48 में जो है युद्ध हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि कश्मीर मुद्दा क्या है, इसको बात को समझते हैं। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग बन गया और भारत अलग बना, तो कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक गेम खेला कि जितने रजवाड़े शासन हैं भारत में, वो रजवाड़े शासन अपनी स्वेच्छा के अनुसार चाहे पाकिस्तान में जा सकते हैं या तो भारत में जा सकते हैं। वो उनकी इच्छा है जो रजवाड़े शासन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक राजा थे, इस राजा का नाम था राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राजा हुआ करते थे। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान, जैसे ही विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया। ठीक है, अब राजा हरी सिंह जो थे वहाँ के, ये घबरा गए कि पाकिस्तान हमारे पर अटैक कर दिया है। जब ये घबरा गए तो इन्होंने, जो राजा जो थे, ये राजा पहुँचे किसके पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुँचे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुँचे और बोले, नेहरू साहब हमारा जो है मदद करिए। कौन बोला, ये राजा साहब बोले, राजा हरी सिंह बोले कि नेहरू साहब हमारा जो है मदद करिए, पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप अपना जम्मू कश्मीर भारत में मिला दीजिए, शामिल कर दीजिए, हम आपका मदद कर देंगे अगर आप शामिल कर देते हैं तो। फिर इसके बाद जो राजा हरी सिंह थे, ये थोड़ा आनाकानी करने लगे कि भाई जो है हम कर देंगे, ऐसा सा, मतलब एक तरह से बात को टालने लगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर आप पहले साइन करेंगे कि जम्मू कश्मीर अब भारत में शामिल हो चुका है, तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। राजा हरी सिंह तैयार हो गए, साइन किए। इसके बाद साइन हो गया, इसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है अपनी सेना भेजा। इसके बाद जो है इंडियन आर्मी पहुंची यहाँ पे। जब तक इंडियन आर्मी यहाँ तक पहुंचती, तब तक दोस्तों यहाँ तक जो है पाकिस्तान ने यहाँ तक जो है कब्जा कर लिया था। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ तक जो है पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। और जो कब्जा कर लिया है उसी क्षेत्र को पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके का मतलब है पाक एक्युपाइड कश्मीर। पाक एक्युपाइड कश्मीर, इसको पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यही जो विवाद चला आ रहा है, यही विवाद अभी भी चला आ रहा है। क्योंकि जब राजा हरी सिंह ने साइन किया था तो पूरा जम्मू कश्मीर ये किसका हिस्सा हो गया था, भारत का हिस्सा हो गया था। तो भारत का ये जो जम्मू कश्मीर ये है भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इसी कब्जे को जो है हमेशा विवाद होता रहा है और यही मुद्दा हमेशा छिड़ता आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, यही जम्मू कश्मीर 47-48 में युद्ध हुआ और इसके बाद जो है आज तक विवाद ये चला आ रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पे। आई होप को कश्मीर मुद्दा आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन स्थान का नाम है, ग्लेशियर का नाम होता है बर्फ की चट्टानें। ठीक है, यह हिमनद कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको भी लेकर काफ़ी विवाद होता आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से आपको समझाऊं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, जो ये क्षेत्र है, ये ऊपर वाला ये पीओके है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, ये पीओके है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये छोटा सा जो पार्ट है, यही सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, यही है सियाचिन ग्लेशियर और ये है भारत के हिस्से में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाइना ने भी कब्जा किया है। 1962 में चाइना ने भी इस पे अटैक करके यहाँ पे जो है कब्जा किया है। तो ये जो सियाचिन वाला पार्ट है, ये भारत का हिस्सा है। अब पाकिस्तान कभी कभी जो है यहाँ पे सियाचिन पे भी आ जाता है, अटैक करता है, कब्जा कर लेता है। तो कभी कभी इसका भी एक मुद्दा होता आ रहा है कि जो है सियाचिन पे जैसे ही पाकिस्तान जो है कब्जा करने सोचता है तो भारतीय आर्मी पहुँच जाती है और
उनको जो है कुत्तों की तरह खदेड़ती है और फिर वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये भी एक मुद्दा है। तो जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ऊंचा बर्फीला क्षेत्र है। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है यहाँ पे जो भारतीय सेना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मुद्दा है कश्मीर लेकर, यहाँ पे सियाचिन जो है ये भी एक मुद्दा है, यहाँ पे भी जो है विवाद होता रहता है। इसके बाद दोस्तों आता है अगला पॉइंट यहाँ पे नदी जल विवाद। जो नदी जल विवाद है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नदी जल विवाद की बात करें तो यहाँ पे पहले मैपिंग से माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है ये मुख्य नदी है, ठीक है, ये है मुख्य नदी। और ये सिंधु नदी जो निकलती है मानसरोवर झील के पास से बोखरचू से निकलती है और ये प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में बहती है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ बहती है? लद्दाख में बहती है। अब इसी झेलम की कुछ 5 सहायक नदियाँ हैं, जैसे सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि झेलम, ठीक है। इसके बाद देखिए चेनाब नदी यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे रावी नदी है, इसके बाद यहाँ पे ब्यास नदी है और इसके बाद यहाँ पे सतलज नदी है। ये कुल मिला के जो है यहाँ पे 6 नदियाँ हैं और इसी 6 नदियों को पानी को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। आइए इसको डिटेल में और समझते हैं। यहाँ पे अगर इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिंधु, झेलम, चेनाब, ये जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये ऊपर की 3 नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करता है और 20% पानी जो है भारत यूज़ करता है। इसके बाद दोस्तों जो नीचे की 3 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास, सतलज, यानी रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी का 80% भारत यूज़ करता है और 20% जो है पाकिस्तान यूज़ करता है। ये समझौता हुआ है। अब सवाल यहाँ पे है कि अगर भारत मान लो किसी झेलम नदी पे कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान को आपत्ति हो जाती है, और किसी मान लो रावी नदी पे या फिर जो है चेनाब नदी पर कोई डैम बनाता है भारत, तो उस पाकिस्तान को आपत्ति होती रहती है। तो इसी जो है नदी जल विवाद को लेकर जो है हमेशा विवाद होता रहता है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप आंसर डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे तो आपको बता दें कि आप अगर 10 नंबर का सवाल पूछता है तो 10 में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा अगर आप इस तरह से आंसर को लिखेंगे। देखिए लिखने का कई सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग कहानी की तरह लिखते हैं, कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग डायग्राम का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग मैपिंग का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से आप लिखेंगे उसी प्रकार से आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात आता है यहाँ पे सर क्रीक की समस्या। सर क्रीक क्या है? क्रीक न होता है दलदली क्षेत्र, ठीक है, क्रीक मतलब होता है दलदली क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए जो सर क्रीक है ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है गुजरात और इसी गुजरात को मैंने यहाँ पे जूम किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गुजरात है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला ये है सर क्रीक और इसके नीचे है यहाँ पे कोरी क्रीक। सर क्रीक, कोरी क्रीक, ये 2 क्षेत्र हैं, लेकिन विवाद सिर्फ सर क्रीक को लेकर है क्योंकि यहाँ से ये जो हिस्सा है ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेट्रोलियम के कुछ मत्स्य जो है उत्पादन होते हैं, पेट्रोलियम के कुछ स्रोत हैं, तो इसी संसाधन को लेकर यहाँ पे सर क्रीक की समस्या बनी रहती है। तो पाकिस्तान कहता है वो हमारा है, भारत भी कहता है हमारा है, तो इसको लेकर विवाद भी कहीं कहीं होता रहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आता है जो 5वां है पॉइंट, वो है आरोप प्रत्यारोप का जो है। कहीं कहीं जो है पाकिस्तान हमेशा बहुत हरकत करता है, ठीक है। पाकिस्तान करता क्या है कि जो यूएनओ है, UNO, ठीक है, यूएनओ जो है इसमें क्या करता है कि अपनी जो दुखड़ा है वो सुनाता है कि भारत हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो जो आरोप लगाने का काम होता है पाकिस्तान का है और पाकिस्तान जो है कहीं कहीं ये ऐसी घटिया हरकत करता रहता है, तभी जो है विवाद होता रहता है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट है जो विवाद से संबंधित हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, विथ डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, कहानी की तरह समझ सकते हैं, अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जब से एनसीईआरटी लागू है तब से जो है ये सवाल हर बार पूछा जा रहा है। आपके पेपर में 2024 बोर्ड परीक्षा में ये 100% दोस्तों गारंटी पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि रिपीट बहुत बार हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है। पूरा विस्तार से समझाऊंगा, आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, कैसे आप तैयार कर सकते हैं। कोई नहीं बताएगा, बस आपको इतना बताएंगे, किताबी भाषा लिख लेंगे और फिर बताएंगे जो है इसको तैयार कर लेना भाई, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। लेकिन मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, याद कैसे होगा और कैसे आप अच्छे कंटेंट तैयार कर सकते हैं। कोई किताबी भाषा नहीं, कोई रट्टा मार नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे और गारंटी दोस्तों आप विश्वास करिए मैं आपको याद भी करवा दूंगा। दोस्तों अगर प्रश्न की बात किया जाए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं आसियान के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर कवर करेंगे और आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें, इस प्रश्न से आपके
अति लघु, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इसमें से कवर हो जाएंगे। जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए कि अगर ये प्रश्न जो अगर आप तैयार कर लिए तो आपके कई सारे प्रश्न तैयार होंगे। मतलब एक प्रश्न में आपके 5-6 प्रश्न बन जाएंगे आराम से, और कम से कम मान के चले कि आपके 5-6 नंबर पक्के हो जाएंगे इससे। चलिए समझते हैं, आसियान के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछा है, आसियान से क्या आशय है, आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। 2020 में पूछा गया था। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, 2020 में ही अलग सेट में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि यूपी में कुल 7 सेट बनते हैं, अलग अलग सेट अलग अलग जिले में जाते हैं। मतलब ये है कि जिला चुना जाता है और उन जिलों में सेट भेजा जाता है। तो 7 सेट तैयार होते हैं और उन 7 सेटों को जो है अलग अलग जिलों में भेजा जाता है। तो आपके जिले में कौन सा सेट आएगा आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आपके क्वेश्चन में जो है ये आपके बोर्ड पेपर में ये आ सकता है। इसके बाद दोस्तों इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा है कि आसियान का उद्देश्य और उसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसे पूछ सकता है, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उद्देश्य, उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। इस प्रकार से अथवा करके क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछ लेगा। बस आपको समझना इतना है, आसियान के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेना है, सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो। दोस्तों जो मैंने आंसर लिखा है बहुत ही शानदार लिखा है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई यहाँ पे सेंटेंस नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिलता भी है तो मैं उसको तोड़ मरोड़ के आपको समझा दूंगा, गारंटी, ये विश्वास करिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है, पहले आसियान का पूरा नाम समझिए, आसियान है क्या। एक लाइन में अगर बात करें तो आसियान में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में ऐसे, एसोसिएशन ऑफ, यस से साउथ, ई से ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर ए से एशियन और एन से नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये तो हो गया इंग्लिश में। इसको कहते हैं हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो दोस्तों ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। एक देश है, एक देश नहीं, इसमें 10 देश हैं। इन 10 देश, जो 10 देश हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। जो एशिया महाद्वीप है उस एशिया महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। थोड़ा सा मैं आपको मानचित्र से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैपिंग भी दिखाएंगे, मैपिंग से समझाएंगे भी, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है एशिया जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप में मैंने डिवाइड कर लिया है पूरी तरह से। देखिए यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, ठीक है, और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए इधर जो है साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये मिडिल पार्ट हो जाएगा, मिडिल पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए भारत का ये साउथ वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। भारत किस में आता है, दक्षिणी एशिया में आता है। लेकिन जो है अगर बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया की, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं साउथ ईस्ट वाला ये लोकेशन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और जो है इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, फिलीपींस, ये कुल देश जो है यहाँ पे ये सब देश आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। यही जो देश है यही आसियान कहलाता है। यहाँ पे आप दे सकते हैं, पूरा मैपिंग में आप दे सकते हैं। अभी मैं कॉपी में भी बना के दिखा दूंगा, पूरा तरीके समझा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप एटलस में यहाँ पे दे सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप का समूह है देशों का, यही आसियान कहलाता है। यही एशियान जो एशियान देश है उसी का पूरा यही समूह है। तो दोस्तों आपने मानचित्र समझ लिया कि दक्षिणी पूर्वी एशिया क्या है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के मैंने बता दिया, उन देशों में जो है उनका एक संगठन बनाया गया है। संगठन क्यों बनाया गया था कि कोई देश उनका शोषण न कर सके। छोटे छोटे देश थे, अविकसित देश थे। कोई देश जो है उनका बड़ा देश जैसे चीन है, जापान है, और कोई बड़े देश जो है उनका शोषण न कर सके, उन पे कब्जा न कर सके। और इसके बाद जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो है बहुत सारे देश जो है उनको कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे देशों ने कहा भाई एक गुट बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अगर किसी भी देश पे कोई आंच आता है तो हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे, साथ में रहेंगे, सबका हेल्प करेंगे, तो कोई देश हम पे कब्जा नहीं कर पाएगा। इसीलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने जो है एक संगठन बनाया और इसी संगठन का नाम है आसियान, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी।
8 अगस्त 1967 को याद रखेंगे, 1967 को। 6-7 लास्ट में है, क्रम वाइज है, 6-7 ध्यान में रखेंगे, बाकी 19 तो कॉमन रहेगा ही, ठीक है। 6-7 8 अगस्त 6-7 8 अगस्त को 8वां महीना, 8-8-6-7 ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा तरीका लगाएंगे तो आपको याद होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें मुख्यालय, मुख्यालय जो है इसका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो जकार्ता है इसी की राजधानी है इंडोनेशिया, और जो है ये जो मुख्यालय यहीं पे बनाया गया जकार्ता। तो आप कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूं, देखिए यहाँ पे आप लेंगे ई, ठीक है, यहाँ से लेंगे ई, ठीक है, ई लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक नाम लिखा है सिया, सिया मान लो किसी जो है गर्ल्स का नाम है, ठीक है, यहाँ पे ई सिया। तो ई सिया क्या करती है, जकराता, जकराता होता है ना मंदिर मंदिर में जकराता, तो ई सिया क्या करती है, जकराता करती है। तो आपको याद हो जाएगा जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। कुल देश इसमें कितने हैं, 10 देश इसमें हैं। इन्हीं 10 देशों का मानचित्र मैं अभी बना के बताऊंगा, अभी मैंने आपको एटलस में दिखाया है, बना के भी दिखाऊंगा, समझा भी दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों स्थापना ध्यान रखेंगे, मुख्यालय ध्यान में रखेंगे, और कुछ कुल देश कितने हैं ये ध्यान में रखेंगे, बहुविकल्पीय में, और जो है अति लघु में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, आसियान का सबसे बड़ा देश कौन सा है। यानी जो आसियान देश है, जो समूह है, इस समूह में अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से देखा जाए तो आसियान का सबसे बड़ा देश जो है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आसियान का सबसे छोटा देश कौन सा है, सिंगापुर है। सबसे छोटा देश कौन सा है, सिंगापुर। क्षेत्रफल में देखा जाए तो सिंगापुर आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके अति लघु बहुविकल्पीय में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके और डिटेल के बारे में। दोस्तों सब कुछ बताएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे, आपको समझ भी आएगा अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो। यहाँ पे देखिए 10 देश हैं जो हैं आसियान के, 10 देश यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया है, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, मैपिंग के माध्यम से भी समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो। ऐसा अगर वीडियो आपको कहीं मिलेगा तो आप बताना मुझे। ये जो डायग्राम मैंने बनाया, जो मैपिंग बनाया है, जो मैंने कंटेंट तैयार किया है, वो बहुत कुछ अच्छे से किताब से छांट कर मैंने तैयार किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आसियान देश में आपसे जो है बहुविकल्पीय सवाल पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, ऐसा सवाल पूछ सकता है। और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है। तो यहाँ पे देखिए म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, मलेशिया, सिंगापुर जो है मलेशिया यहाँ पे 2 बार हो गया है। दोस्तों यहाँ पे मलेशिया जो 2 बार हो गया था, मैंने संशोधन कर दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। वियतनाम यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये कुल मिला के 10 देश हैं। अब इसको मानचित्र से समझते हैं, तब आपको थोड़ा सा याद होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें मानचित्र की, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये डायग्राम मानचित्र आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये भारत है। एक बात ध्यान रखेंगे, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये नोट कर लेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है भारत को, कि भारत जो है भारत के बाद जो सटे देश हैं, ठीक है, जैसे म्यांमार के बाद जो सटे, भारत म्यांमार से सटा हुआ है, इसके बाद जो उसके बाद जो देश हैं वो साउथ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। ये सब जो देश हैं ये किस में आते हैं, ये सब आते हैं साउथ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट में सभी देश आते हैं, तो इन्हीं के बारे में चर्चा हमें करनी है। भारत के बाद म्यांमार है, इसके बाद आप ये देखिए, आप म्यांमार है, म्यांमार के बाद थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद यहाँ पे कंबोडिया है, छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला पॉइंट, लाओस का, ठीक है। और इसी के बगल में है वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया ये हो गया, लाओस और इसके बाद वियतनाम। तो म्यांमार 1, थाईलैंड 2, 3 कंबोडिया, 4 लाओस, वियतनाम 5। इसके बाद दोस्तों 5 ये हो गया। आगे देखते हैं 5 नाम। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो देखिए 6वां नाम जो मिलेगा आपको, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया हो गया। और यहाँ पे 7वां छोटा सा देश है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, सिंगापुर है। 7वां देश देखिए सिंगापुर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया, यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया देखिए इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, इसके द्वीप बड़े बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया हो गया, ये हो गया नवा ब्रुनेई, और इसके बाद यहाँ फिलीपींस हो गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 10 देश हैं, यही है साउथ ईस्ट एशिया। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर ये डायग्राम बन गया तो मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% के 10 में 10 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता। कोई एग्जामिनर जो है
काट नहीं सकता अगर आप ये डायग्राम समझ गए और बना लिए। समझने का तरीका, बनाने का तरीका दोस्तों यही है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप बन गया ये डायग्राम, मैपिंग बन गया, तो समझ लिए आपको नंबर, पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। दोस्तों यहाँ मैंने नोट करके लिख दिया है कि भारत आसियान देश का सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, भारत, रूस और चीन आसियान के सहयोगी देश हैं। सदस्य तो नहीं है लेकिन सहयोगी देश हैं। अगर कहीं इनका सम्मेलन होता है तो ये सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तो भारत कैसा देश है? सहयोगी के रूप में है। ठीक है, भारत किस में आता है? भारत आता है साउथ में, दक्षिणी एशिया में आता है, लेकिन ये जो देश हैं ये साउथ ईस्ट में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके और मेन पॉइंट की। अब दोस्तों जो लिखने वाली बात आती है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आसियान क्यों बनाया गया, उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, क्या मानसिकता थी, ये हमें समझना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आसियान के जो देश गुट बने हैं उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आसियान का जो मुख्य कारण था बनने का, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोई भी देश इनका शोषण न कर सके, इन पे कब्जा न कर सके, और जो है बहुत सारे ऐसे जो बड़े देश हैं इनसे शक्तिशाली देश जैसे चाइना वगैरह है, चाइना आप जानते हैं हमेशा कब्जा करता रहता है, तिब्बत पे कब्जा कर लिया है, और उधर कुछ राज्यों में भारत में भी जो है अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया है। तो कहीं के दोस्तों जो सवाल ये बनता है कि इन देशों ने गुट बनाया कि भाई कहीं हमारे ऊपर ना कब्जा कर ले, इसलिए उन्होंने एक समूह बनाया है, और उन समूह का उद्देश्य क्या है वही हमें समझना है। पहला पॉइंट है क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा है उसको स्थापित करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। जो देश हैं उन देशों के कहीं न कहीं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये जो देश हैं इन देशों में को जो है कहीं न कहीं सहयोग स्थापित हो, शांति हो, सुरक्षा स्थापित हो, इसीलिए जो है इन देशों में एक गुट बनाया गया कि हम आपस में शांति एकता बनाए रखेंगे ताकि कोई देश जो है हम पे कब्जा न कर सके। आप यहाँ दे सकते हैं जापान यहाँ पे है, यहाँ पे चाइना है। ठीक है, तो इन देशों को डर हमेशा बना रहता है कि कहीं चाइना इधर से आके हमारे ऊपर कब्जा न कर ले, क्योंकि चाइना देख सकते कितना बड़ा है, सबसे बड़ा चाइना दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जापान एक विकसित देश है, तो जापान भी यहाँ पे कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो देश हैं ये अपने आप में एक ग्रुप बना लिए हैं, छोटे छोटे देश हैं, इसलिए उन्होंने ग्रुप बना लिया है कि हमारे पर कोई कब्जा न कर सके, कोई जो है हमारे जो जमीनी जो जायदाद है, मतलब सब कुछ जो संसाधन वगैरह हैं उसको कोई हड़प ना ले, इसलिए इन्होंने गुट बनाया और उसी को उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लोग आगे बढ़े। तो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आसियान देशों में आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। छोटे छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, तो इनको का आर्थिक सहायता के लिए एक देश दूसरे देश की जब मदद करेगा तो कहीं न कहीं ये जो है विकसित की श्रेणी में शामिल होंगे धीरे धीरे। इसके बाद दोस्तों बात आती है तीसरा पॉइंट, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रोत्साहन देना। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से कहीं न कहीं विकास को प्रोत्साहन देना, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सामाजिक एकता है, उनकी जो समाज की भावनाएं हैं, जो उनके देशों में अलग अलग संस्कृति है, उन संस्कृतियों को बढ़ावा देना ताकि वो अलग देशों में प्रचार हो सके, उनका कहीं उनका नाम भी हो सके। बहुत सी ऐसी संस्कृति हैं जो दबी की देवी रह जाती हैं, तो इसीलिए इन्होंने गुट बनाया कि भैया हम समाजी जो हमारी संस्कृति है इसको विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि बढ़ावा दिया, ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच सके। क्योंकि अगर कोई खेल होता है जैसे ओलंपिक्स, एशियन या फिर कोई और खेल होता है तो इन देशों को आप कम देखते होंगे, है ना, कहीं न कहीं इनकी संस्कृति, इनकी सामाजिक जो है वो छुपी हुई है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए इन देशों ने जो है एक गुट बनाया और उसका उद्देश्य बना लिया कि हमें ऐसे ऐसे काम करने हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना। दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो है इनको कोई समझना चाहता है, इनको कोई समझना ही नहीं चाहता है, इन देशों के बारे में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। कहीं न कहीं समाज जो है, ये जो सामाजिक इनके में सामाजिक धारणाएं हैं, जो विचार हैं, इनके बारे में कुछ समझना नहीं चाहता। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये बात कही गई है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया को अध्ययन किया जाए, समझा जाए कि जो है वहां पे देश में संसाधन क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, ताकि जो है उनको बढ़ावा मिल सके। आगे देखिए, कृषि, व्यापार और उद्योग में परस्पर सहयोग देना। कृषि क्षेत्र में, व्यापार में, उद्योग में कहीं न कहीं जो इन देशों का समूह था, उन देशों का यही उद्देश्य था कि हम कृषि में एक दूसरे की मदद करेंगे, व्यापार एक दूसरे देश में करेंगे, ताकि जो है कहीं न कहीं हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। उद्योग को बढ़ावा देंगे ताकि जो है कहीं न कहीं हमारे जो है देश में इंडस्ट्री लगे, कंपनियां लगें, और उसके बाद जो लोगों को रोजगार मिले, लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो कहीं न कहीं ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ सकते हैं।
प्रशिक्षण तथा शोध में सहायता देना। बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जो कहीं की तकनीकी में पीछे हैं, उनको मदद के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, रिसर्च किया जाए, शोध मतलब रिसर्च किया जाए, ताकि जो है उनको मदद मिल सके, सहायता मिल सके, ताकि वो देश जो है ऊपर उठ सके। यही सब जो है उद्देश्य है आसियान का। तो यहाँ पे 6 पॉइंट में दोस्तों लिखा है, इस 6 पॉइंट को आप समझ सकते हैं। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कोई किताबी भाषा रट्टा मार नहीं लिखा है जिससे आपको समझ में ना आए, मैंने अपनी भाषा में ऐड किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आसियान के प्रमुख जो है उद्देश्य क्या है, सॉरी भूमिका क्या है, इनके कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसकी जो है भूमिका क्या है, यही बात हमें समझनी है। देखिए आसियान की भूमिका एक कार्य में दक्षिणी पूर्वी एशियाई के देश के मध्य एक साझा बाजार की स्थापना करना तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को वृद्धि करना। मतलब ये है, जैसे चाइना है, अब भारत में क्या है, हर चीज चाइना सामान, हर चीज चाइना सामान, मतलब खाने पीने से लेकर उठने बैठने सारा चीज चाइना ही चाइना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चाइना है अपने सामान बेचता है, ऐसे ही दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो है वो कह रहे हैं कि हम एक साझा बाजार स्थापित करते हैं, मतलब अपने सामान को दूसरे अपने सहयोगी देश में जो सदस्य के देश हैं उनमें बेच सकें, उनमें जो है व्यापार कर सकें, उनमें बाजार स्थापित कर सकें। इसलिए सदस्य देशों के बीच में एक आर्थिक सहयोग का वृद्धि होगा। तो अगर जो आसियान के जो देश हैं, अगर ये कहीं कहीं एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे में व्यापार करते हैं, एक दूसरे में जो है देशों देश में जाके बाजार करते हैं, तो कहीं कहीं इनको बढ़ावा मिलेगा और एक देश दूसरे देश को कहीं कहीं मदद कर पाएंगे। तो इससे कहीं कहीं उनका फायदा होगा और उनका जो है आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश में शांति और सौहार्द की वातावरण पैदा करना। अभी मैंने को बताया था कि कोई भी देश इन पे अटैक ना कर सके, कोई आक्रमण ना कर सके, कोई जो है इन पे कब्जा ना कर सके, इसीलिए जो है इन देशों में जो है एक एकता बनाई गई। और दूसरी बात है, आपस में ये खुद न लड़े, क्योंकि आपस में कभी कभी लड़ जाते हैं ना, तो ये आपस में खुद न लड़े, इसलिए इन्होंने एक एकता बनाया, प्रेम भाव से रहेंगे, शांति बनाकर रहेंगे, सौहार्द मतलब भाईचारे की तरह रहेंगे और जैसा वातावरण पैदा करेंगे भाईचारे की, शांति के रूप में, ताकि किसी भी देश को कोई विपत्ति ना आए, किसी देश को कोई आपत्ति ना हो। आगे देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे, 15 वर्ष के अंदर दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास करना। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे इसके बाद कहा गया कि हम 15 वर्षों तक जो है दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसमें मुक्त व्यापार करेंगे, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, ताकि जो है कहीं के देश का जो देश है उन सदस्य में वो कहीं कहीं आर्थिक रूप से जो है आगे आ सके और जो है कहीं कहीं विकास कर सके। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है यहाँ पे, आसियान की सबसे बड़ी भूमिका सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा प्रदान करना और बड़े देशों से बचाना था। यहाँ पे दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि जो है जो आसियान देश है इनकी बड़ी भूमिका, बड़ा कार्य क्या है, कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो बड़े देश हैं उनसे बचाया जाए ताकि वो शोषण उनका ना कर सकें। 5वां पॉइंट है यहाँ पे, चीन, जापान जैसे बड़े देशों में बड़े जो देश हैं वो बड़े देश जो है बड़े देश उसको हड़प ना सकें, हड़प से बचाने के लिए सुरक्षा की रणनीति बनाकर जो है कार्य करना, ये जो है इनका उद्देश्य था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई था, दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश हैं, इन देशों को उद्देश्य यही था कि आपस में जो है ये एक दूसरे की मदद कर सके, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके, यही इनका उद्देश्य था, इसीलिए आसियान बनाया गया था। तो आप जो है इसको एक बार जरूर देख लें, तैयार कर लें। ऐसे दोस्तों मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, सब कुछ आपको बताएंगे, सब कुछ करवा देंगे। मुलाकात होती है दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।